सभी लोगों को मेरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 3 के बारे में देखेंगे और इसका आज का जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग आज देखने जा रहे हैं। यहाँ से जितने भी पॉइंट आउट होंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, बहुत अच्छे यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरह से कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर फंक्शन करता है, किस तरह से इमेज बनता है, ये सभी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है स्फेरिकल मिरर कहते हैं किसे, यानी का गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है। तो गोलाकार, सिंपल सा ये सवाल है यहाँ पे, गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है। तो गोलाकार तल से बनाए गए जो दर्पण होते हैं वो गोलीय दर्पण होते हैं। बिल्कुल सर्किल नुमा राउंड टाइप का जो दर्पण होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, बनाकर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये है बिल्कुल सर्किल नुमा, ये गोलीय दर्पण। इसका ये बीच में जो सेंटर है इसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। और ये जो है P यानी का प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये इट मीन्स की परावर्तक सतह इसे कहते हैं। और यहाँ से यहाँ इसका जो रेडियस है इसे हम लोग वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये लाइन है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या ये हो गया। हम लोग सर्किल, मैथ में सर्किल के बारे में पढ़े हैं और सर्किल में रेडियस के बारे में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये वक्रता त्रिज्या ये हो जाता है और ये पूरा का पूरा ये सर्किल है। इसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किधर है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो जो अंदर से रंगा हुआ है और बाहर से जो उभरा हुआ रहेगा उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, और जो इसमें क्या है कि बाहर से रंगा हुआ है और अंदर से इसका परावर्तक सतह बनता है, इसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह होता है क्या, तो जिस सतह पे प्रकाश की किरण आकर टकराती है उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, है ना। अब ये फिगर के अनुसार से हम लोग देख लिए, एक गोलाकार दर्पण को ही बीच से डिवाइड करने के बाद में ही उत्तल और अवतल दर्पण बनते हैं। तो चूंकि इसीलिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि स्फेरिकल मिरर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, है ना। इससे पहले एक ये भी पॉइंट है कि गोलीय दर्पण में जो है इसके एक खंड पर रेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। गोलीय दर्पण में जो लेप जो लगाया जाता है वो रेड ऑक्साइड का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गोलीय दर्पण में किस लेप का यूज किया जाता है, तो रेड ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर को दो भाग में बांटा गया है, एक है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण, यानी का कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये सब है क्या और इसका फंक्शन क्या है। तो कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं किसे, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। देखिए ये है परावर्तक सतह, प्रकाश की किरण इधर से आकर टकराएगी, है ना। तो ये हो गया परावर्तक सतह। ये जो है परावर्तक सतह ये उभरा हुआ भाग है और अंदर से ये कलई किया गया है, इट मीन्स अंदर से इसे रंगा गया है। ठीक है, तो इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ रहेगा। ध्यान देने वाली बात है कि उत्तल दर्पण में जो परावर्तक सतह रहेगा वो उभरा हुआ रहेगा और अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह रहेगा वो धंसा हुआ रहेगा, यानी अंदर की ओर वो धंसा हुआ रहेगा। देखिए प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी और ये ऐसे आएगा, है ना। ये जो पार्ट है ये परावर्तक सतह हो गया, अंदर की ओर धंसा है, बाहर से कलई किया गया है और इसमें अंदर से कलई किया गया है और बाहर से प्रकाश की किरणें आकर पड़ रही है। ठीक है, ये दोनों में यही अंतर है कि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण करता क्या है कि किरणों को सिकोड़ने का ये काम करता है। प्रकाश की किरणें यदि आती है इस तरीके से तो ये किरण को सिकोड़ देती है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल है, ये सिकोड़ देती है, तो इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, अवतल दर्पण के प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो एक बार फिर से कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर ये है क्या, तो कॉन्वेक्स मिरर का परावर्तक सतह जो है वो उभरा हुआ रहेगा और कॉन्केव मिरर का परावर्तक सतह जो है वो धंसा हुआ रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर जो है यानी उत्तल दर्पण जो है इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और इसलिए कन्वर्जिंग मिरर इसे कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है।
ठीक है। और अवतल दर्पण को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, तो इसलिए डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है कि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, ठीक है। दोनों में यही अंतर है। अब इसमें और पॉइंट है क्या, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सर्किल है, इसका जो सेंटर होता है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हिंदी में इसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसका यूज बार बार आते चला जाएगा, इसलिए पहले ही हम लोग समझ लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, क्योंकि ये सब आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में ही होगा, यानी सेंटर है। तो अब जैसे ये अवतल दर्पण है, इसका जो सेंटर है ये बिल्कुल बीच है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसे कहा जाता है कि गोलीय दर्पण को जिस जगह से बीचों बीच से जो काटा जाता है और दो भाग में जो बनता है, जो एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण बनते हैं, बीच का जो सेंटर है उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसका ये पोल। अब है सेकंड पोल कि पोल क्या आखिर होता है। तो पोल जो होता है कि अर्ध गोले, क्योंकि गोला को तो हम लोग बीच से काट चुके हैं, तो अब आधा ही गोला बचा, चाहे ये, ठीक है। तो इस अर्ध गोले का जो सेंटर होगा, जो बीच का मध्य वाला जो भाग होगा, मध्य बिंदु, इसे हम लोग पोल कहते हैं, यानी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। अर्ध गोले के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसमें भी ये भी उत्तल दर्पण है, इसका भी अर्ध गोले के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब बिल्कुल फिक्स है, कहीं से ये बदलने वाला बात है नहीं। अब है प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। तो चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये दोनों को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ये और ये पोल, ये दोनों को जो रेखा मिला रही है इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और यही प्रिंसिपल एक्सिस के भी मध्य वाला जो बिंदु होता है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, यानी बीच का जो भाग होता है सेंटर, उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। और अर्ध गोले का जो बीच का जो भाग हुआ, मध्य बिंदु हुआ, उसे हम लोग ध्रुव कहेंगे, यानी पोल। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग फोकस करते हैं। उम्मीद मैं करता हूं कि ये जो मैं अभी समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी लेते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण में क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला कि गोलीय दर्पण से जो फोकस दूरी का जो फार्मूला है उसका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फोकस दूरी निकालने का फार्मूला होता है जो कि गोलीय दर्पण से होता है। और वैसे फोकस दूरी है क्या, तो फोकस दूरी को हम लोग f से डिनोट करते हैं। और फोकस दूरी का वो वक्रता त्रिज्या का ठीक आधा होता है, ठीक है। यदि हम लोग को फोकस दूरी निकालना है तो हम लोग रेडियस का आधा हम लोग कर देंगे। और गोलीय दर्पण से फोकस की दूरी यदि निकालना हो तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f का हम लोग यूज करते हैं। किसी भी प्रतिबिंब का यदि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी यदि उसका डिस्टेंस हम लोग को निकालना है तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f का यूज हम लोग करें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो रेशियो होगा उसे हम लोग आवर्धन क्षमता का कहेंगे। और आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है वो m इक्वल टू v/u होता है। अब है कि u क्या है और v क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो वस्तु की दर्पण से जो दूरी होती है उसे हम लोग u कहते हैं। और प्रतिबिंब की दर्पण से जो दूरी होगी उसे हम लोग v कहेंगे। और दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसे हम लोग f कहते हैं, ठीक है। यानी फोकस दूरी को f से डिनोट किया जाता है। एक बार फिर से, वस्तु की दर्पण से जो दूरी होगी वो, यानी सपोज दैट ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। और यहाँ कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के ये जो वस्तु का जो दर्पण से जो दूरी है इसे हम लोग u कहेंगे, ठीक है। और इसका जो प्रतिबिंब जो अंदर में बन रहा है, यानी इधर जो बनेगा इसका जो प्रतिबिंब और इसकी जो दूरी है इसको हम लोग v कहेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा। तो u जो है वो वस्तु की दर्पण से दूरी और v जो है वो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं। तो यही दोनों का जो रेशियो होगा वो आवर्धन क्षमता निकलेगा। आवर्धन
अब हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर में जो उत्तल दर्पण होता है उसकी क्या आखिर कंडीशन होती है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वहाँ पे इमेज किस तरीके से बनेगा। तो उत्तल दर्पण से बनी प्रतिबिंब, यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी कंडीशन क्या है। सबसे पहला हम लोग एक उत्तल दर्पण ले लिए हैं, है ना, M और M1, ये एक उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण जो होता है वो अंदर से कले किया हुआ होता है, अंदर से कले किया हुआ है, और बाहर से ये उभरा हुआ है, बाहर से उभरा हुआ है, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका जो मध्य बिंदु है, इसे हम लोग पोल कहेंगे, ये P हो गया, ठीक है, यानी ये उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु P हो गया। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पे होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो होता है मध्य बिंदु जो होता है वो फोकस होता है। वस्तु के हिसाब से फोकस जो है वो भी अप एंड डाउन होता है, आगे पीछे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फोकस ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के पास में जो प्रतिबिंब रखा जाता है उसकी इमेज किस तरह से बनती है, ठीक है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग A और B एक वस्तु को यहाँ पे रखे हैं, इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, ठीक दर्पण के पीछे, जो कि इस पॉइंट पे लिखा हुआ है। उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो ठीक दर्पण के पीछे बनेगा। A और B यहाँ पे वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब AB यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब क्या है कि P और F के बीच में बनेगा, यानी का इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है। तो सबसे पहले P यानी पोल, इट मीन्स की ध्रुव, और F इट मीन्स की फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, ये हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस, ये दोनों के बीच में ये प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ से लाइट जो है वो किस तरह से पास कर रहा है, ये वस्तु है, ये इसका जो लाइट है वो अंदर की ओर, मैं बताया था कि उत्तल दर्पण में जो है वो लाइट को सिकोड़ता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये लाइट को सिकोड़कर सीधा सेंटर पर ये ला रहा है ना, ये, और यहाँ से ये एक लाइट जो है यहाँ इस वस्तु का जो सेकंड लाइट है जो फोकस पर जो बन रहा है ये बनेगा इस तरीके से। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक यहाँ। तो पोल और फोकस के बीचों बीच में इसका इमेज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बताया कि वास्तविक वस्तु से इसका जो इमेज जो बन रहा है ये किस तरह का इमेज बन रहा है, तो और वस्तु से छोटा बनेगा। सबसे पहले तो इमेज जो बन रहा है ये है, और वस्तु इतना बड़ा है तो वस्तु से ये छोटा बनेगा। इसका इमेज कैसा बनेगा, तो वस्तु से बिल्कुल छोटा। क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। और सीधा भी बनेगा, बिल्कुल जैसे ये है वैसे ये बनेगा, उल्टा नहीं बन रहा है, ठीक है, सीधा बन रहा है। और आभासी यानी, ठीक है, वास्तविक और छोटा बनेगा, ठीक है, और सीधा बनेगा। तो ये भी एक वस्तु है जो कि उत्तल दर्पण में कैसे ये बनता है, तो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ये सारा का सारा पॉइंट जो है वो अच्छे से समझने योग्य है, क्योंकि यहाँ से ही इस तरह से क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो किस तरह से बनता है, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा या उल्टा बनेगा। बहुत सारी ऑप्शन, 4 ऑप्शन में बहुत सारा कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग मिरर के अनुसार से समझेंगे कि कैसा आखिर होगा। उत्तल दर्पण है तो इसका इमेज किस तरह से बनेगा, और ये छोटा होगा, आभासी होगा, वस्तु से ये छोटा होता है, ठीक है। कि ये जो फिगर है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, उत्तल दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब बनता है सो, ठीक है। अब इसका हम लोग कंडीशन के बारे में देखेंगे कि उत्तल दर्पण में जो है उसका आखिर कंडीशन क्या होता है। तो कंडीशन यही है कि वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण से बढ़ाने पर वस्तु का आकार छोटा होगा, ठीक है। यानी का दूरी यहाँ, इस दूरी को और हम लोग बढ़ाएंगे, जितना इधर बढ़ाएंगे उतना ये जो प्रतिबिंब है वो छोटा होगा, क्योंकि फोकस इधर की ओर और जाएगा, है ना। फोकस जो है, वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण से बढ़ाने पर वस्तु का आकार छोटा होगा। यानी वस्तु अगर यहाँ पे, हम लोग इसको यहाँ पे ले आए, वस्तु को यहाँ पे ले आए, ठीक है, तो इसका क्या होगा, फोकस दूरी और सेंटर की ओर ही जाएगा। वस्तु जितना डिस्टेंस पर रखा जाएगा फोकस दूरी सेंटर की ओर ही जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे है कि वस्तु की स्थिति पोल से फोकस की ओर खिसकती है, यानी वस्तु का जो स्थिति है पोल से फोकस की ओर खिसकेगी। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर फोकस यहाँ पे बनेगा तो इमेज जो है वो और यहाँ पे आ जाएगा,
है ना। फोकस यदि बिल्कुल यहाँ पे आ जाता है, हम लोग वस्तु को और दूर कर देते हैं, तो फोकस जो है वो सेंटर की ओर जाएगा और उसके बाद में जो इमेज है वो भी फोकस की ओर जाएगा, क्योंकि पोल से फोकस की ओर जा रहा है, पोल से फोकस की ओर जाएगा। ये इसका एक अपना गुण है इस मिरर का। तो एक बार फिर से इसकी कंडीशन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि पहले हम लोग फोकस पे ध्यान देते हैं। तो यदि जिस तरीके से वस्तु को उत्तल दर्पण से बढ़ाएंगे, फोकस जो है वो सेंटर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। अब है कि इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज भी उसी तरीके से पोल से फोकस की ओर जाएगा और छोटा बनते जाएगा। तो इधर हम लोग जितना दूरी बढ़ाएंगे, इमेज जो है वो उतना छोटा बनेगा, ठीक है। ये चीज हम लोग देख लिया। अब इसका हम लोग उपयोग के बारे में देखते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब छोटे से क्षेत्र में बनाता है। उत्तल दर्पण का ये एक अपना गुण है कि बड़ा सा एरिया है, उसे छोटे एरिया में पूरा का पूरा इमेज को बना देता है। ये इसका अपना गुण है, ठीक है। तो इसका जो फील्ड व्यू होता है वो अधिक होता है। मीन्स कि उत्तल दर्पण का जो फील्ड व्यू होगा वो कैसा होगा, अधिक होगा। और इसका जो उपयोग है वो गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं, मोटर कार के साइड मिरर में किया जाता है, क्योंकि गाड़ी जब चलती है और उसका जो साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है तो पीछे का जितना भी एरिया है उसे छोटा करके उसमें दिखाया जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका जो उपयोग है वो मोटर कार या गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। हम लोग देखा गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण का क्या आखिर प्रयोग है, इसका जो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है या उत्तल दर्पण की जो क्षमताएं हैं, इसका हम लोग कॉलम में भी हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और उसकी प्रकृति कैसी होगी और उसका आकार कैसा होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उस पहले हम लोग जरा गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट के बारे में भी देख लें, ठीक है। गोलीय दर्पण में जो किरण आरेख की जो बनावट होती है वो किस तरह से होगा। वो गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में किरण आरेख की बनावट वो किस तरह से होती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका जो है गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट, ये 4 पॉइंट है। इसमें 4 पॉइंट के बारे में हम लोगों को देखना है कि अवतल दर्पण में क्या स्थिति होगी और उत्तल दर्पण में क्या स्थिति होगी। सबसे पहला है आपतित किरण। हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहा जाता है, ठीक है। और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस को कहा गया है। और प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली रेखा है उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि क्या आखिर कंडीशन होता है। तो सबसे पहला है इंसिडेंट रे। यदि मुख्य अक्ष समानांतर हो तो परावर्तन के बाद प्रकाश की जो किरणें हैं उसकी आरेख किस तरह से बनती है, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस से के यदि समानांतर हो, यानी आपतित किरण यदि प्रिंसिपल एक्सिस के यदि समानांतर हो तो परावर्तन के बाद क्या आखिर कंडीशन बन सकता है, किरण आरेख की क्या कंडीशन बनेगा। तो परावर्तन के बाद देखिए कि क्या कंडीशन बनता है। सबसे पहले इंसिडेंट रे है ये, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल समानांतर है। हम लोग देख रहे हैं किस दर्पण में, अवतल दर्पण में देख रहे हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है। और इसका जो किरण आरेख है यानी रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कहां पड़ रहा है, बिल्कुल फोकस पे, ठीक है। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं ये उत्तल दर्पण है और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से होते हुए इसमें किरण आरेख आगे की ओर निकल जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किरण जो है वो फोकस की ओर आते हुए प्रतीत हो रही है और फोकस से ये जाते हुए प्रतीत हो रही है उत्तल दर्पण में। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखा। सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि यदि आपतित किरण फोकस की दिशा में हो, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे जो है वो फोकस की दिशा में अगर हो तो परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, ठीक है। देखते हैं ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में इंसिडेंट रे जो है वो यदि फोकस के बिल्कुल सामने, फोकस के यानी इंसिडेंट रे जो है वो बिल्कुल फोकस की दिशा में है, यहाँ रिफ्लेक्ट किया तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये समानांतर हो गया, पैरेलल हो गया। तो हम लोग देखा कि इंसिडेंट रे जो है वो फोकस की ओर आते हुए प्रतीत हो रही है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो फोकस से जाते हुए प्रतीत होती है, ठीक है। एक बार फिर से
कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे जो है वो फोकस की ओर आते हुए प्रतीत हो रही है, और रिफ्लेक्टेड के बाद जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट उत्तल दर्पण में होता है, फोकस से जाते हुए प्रतीत होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे आपतित किरण यदि वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आपतित किरण इंसिडेंट रे यदि वक्रता केंद्र पर हो तो रिफ्लेक्टेड के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस वो वक्रता केंद्र से होते हुए जाते हुए प्रतीत होगी। आपतित किरण यदि वक्रता केंद्र की दिशा में हो तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। यदि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पथ पर जाते हुए प्रतीत होगी। ठीक है, देखिए इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए वो रिफ्लेक्ट कर रही है और फिर दोबारा और फिर उसी दिशा में वो जाते हुए प्रतीत हो रहा है। ठीक है, और इसका उत्तल दर्पण में भी वही कंडीशन है, जैसे अवतल दर्पण में जो कंडीशन है वही कंडीशन उत्तल दर्पण में भी है। यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रिफ्लेक्टेड रे पड़ता है तो फिर जाते हुए प्रतीत हो रही है, उसी दिशा में वो जाते हुए प्रतीत हो रही है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, आपतित किरण यदि ध्रुव की दिशा में हो तो प्रवर्तित किरण मुख्य अक्ष से I और R बराबर दोनों का एंगल बनेगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में क्या आखिर कंडीशन है। अवतल दर्पण में यदि किरण आरेख जो है यानी इंसिडेंट है रे जो है आपतित किरण वो सीधा पोल पर यदि पड़ती है और पोल पर पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट रे जो बनाती है, ये दोनों एक इधर से इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों यदि पोल पर पड़ती है तो एंगल जो बन रही है वो दोनों एंगल बिल्कुल इक्वल होगा। हम लोग गोलीय दर्पण में पहले भी पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एक समतल दर्पण पे आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस पर अभिलंब यदि पड़ता है जो आपतन बिंदु पर तीनों एक ही में होगा और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ भी वही चीज है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर है। और उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी है, इंसिडेंट रे जो है वो बिल्कुल पोल पर पड़ रहा है ना, और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ भी जो एंगल बन रहे हैं वो दोनों इक्वल। ये हम लोग देखें गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में जो इमेज है, उत्तल दर्पण में जो वस्तु की स्थिति है वो और उसकी इमेज की जो स्थिति होगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जब वस्तु की स्थिति यदि ध्रुव पर हम लोग रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। यदि वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और बिल्कुल है कि बराबर बनेगा, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, बिल्कुल इक्वल में बनेगा। कब, जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाता है तब। ठीक है, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा आभासी और सीधा ही बनता है। तो ये दो कॉलम को तो हम लोग को याद करना है नहीं। ठीक है, यदि वस्तु को ध्रुव या अनंत के बीच में यदि रखते हैं, वस्तु को ध्रुव या अनंत के बीच में रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, सीधा दर्पण के पीछे और ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा। या और इसकी जो वास्तविक होगा या आभासी होगा तो बिल्कुल आभासी होगा और सीधा होगा। और इसका साइज कैसा होगा, तो छोटा होगा। ठीक है, यदि वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में हम लोग रखते हैं तो वस्तु का साइज कैसा होगा, बिल्कुल है कि छोटा होगा। इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा। एक बार फिर से कि यदि वस्तु को ध्रुव या अनंत के बीच में हम लोग रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस साइज का बनेगा, तो छोटा बनेगा। और इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, यदि वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बिल्कुल है कि फोकस पे बनेगा और यह आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बिल्कुल छोटा बनेगा, बहुत छोटा ये बनेगा। इसके पहले हम लोग फिगर में भी देख चुके थे कि किस तरह से उत्तल दर्पण में जो वस्तु का जो साइज है वो ध्रुव पर पड़ता था और दर्पण के पीछे बन रहा है उसका इमेज, और बिल्कुल है कि वो वस्तु से छोटा बनता था। और जिस तरह से हम लोग वस्तु को दूर करेंगे तो वस्तु का साइज और छोटा होते चला जाएगा। ठीक है, इसकी वजह ये थी कि जो फोकस है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखा।
उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है उसकी स्थिति, उसकी प्रकृति और उसका आकार के बारे में हम लोग देखें। गोलीय दर्पण में जो किरण आरेख की जो बनावट थी उसकी स्थिति भी हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु की क्या स्थिति होती है, उसका इमेज किस तरह का बनता है। ठीक है, इसे समझने के लिए एक बार बुक को जरूर है कि पढ़ना पड़ेगा और 2-3 बार वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये माइंड में कवर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।